कई लोग तो ये भी कह रहे हैं कि जो हमारे यूटी का नेतृत्व है उसको पता ही नहीं था कि देवेंद्र सिंह राणा पार्टी ज्वाइन करने वाले हैं और अचानक उनको बुलावा आ गया, दिल्ली पहुंच जाइए, यहाँ पे कोई कार्यक्रम है, आपने भी उसमें शामिल होना। और एक बड़े पब्लिक रैली में कहा था और वहां पे पूरी लीडरशिप थी मेरी। और आपने हिंदू चीफ मिनिस्टर की बात भी आपने छेड़ी थी। ये सत्य है। मैं ट्रू सेंस में सेकुलर हूं ना। बाबू को नहीं पता कि कल आपकी सरकार बननी। मुझे लगता है कि अभी वो यही सोचते हैं कि ये दिल्ली से ही हमारा सारा कुछ चलना है, कि इस समय थोड़ा जो बाबूशाही है बहुत हाई हेडेडनेस हो गए हैं। अपने आप को महसूस करते होंगे कि यार ठीक है हालात कि विपक्ष में कोई है नहीं, क्योंकि अगर इस समय विपक्ष में कोई मजबूत पार्टी होती या मजबूत नेता होते तो वो आपका जीना हराम कर देते। और यूनिलैटरल डिसीजन ले रहे हैं जो डेमोक्रेसी में कहीं भी उसकी जगह नहीं है। इन्होंने तो फ्लड गेट खोल दिए हैं, वहां विंडो की भी कोई गुंजाइश नहीं होती डेमोक्रेसी में। कि 4 एडवाइजर थे, अब उसमें से 2 रह गए हैं। 2 में से एक जो है वो विजिबल ही नहीं। जो सरपंच का सेक्रेटरी है, ही इज मोर देन सरपंच। बीडीसी चेयरमैन का सेक्रेटरी है, ही इज बीडीओ, ही इज मोर देन चेयरमैन। और डीडीसी जो वाला है वो कहता है मेरा प्रोटोकॉल चीफ सेक्रेटरी का है। जम्मू कश्मीर में राजनीतिक घमासान थमने का नाम ही नहीं ले रहा। जहां एक तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रोविंशियल प्रधान देवेंद्र सिंह राणा ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को खैरबाद कहा और भारतीय जनता पार्टी में जाकर शामिल हो गए, वहीं पर दूसरी तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस ने रतनलाल गुप्ता को पार्टी का प्रोविंशियल प्रधान दोबारा से बनाया है। पहले भी वो एक बार प्रोविंशियल प्रधान रह चुके हैं। लेकिन क्या देवेंद्र सिंह राणा के भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने से पार्टी के अंदर हड़कंप है? क्या पार्टी के लोग परेशान हैं? इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष और जम्मू में रूरल डिस्ट्रिक्ट जम्मू रूरल के प्रभारी श्यामलाल शर्मा जी। पूर्व मंत्री भी हैं, कांग्रेस के एक समय दिग्गज नेताओं में हुआ करते थे और आज भाजपा के दिग्गज नेता हैं। श्याम जी, सबसे पहले मुझे ये बताइए, कितना सत्य है इस बात में कि देवेंद्र सिंह राणा के पार्टी ज्वाइन करते ही जो पार्टी की इकाई है जम्मू की, उसमें कहते हैं हड़कंप है, बड़ी परेशानी है उनको लेकर कि वो पार्टी में आ गए हैं, केंद्रीय नेतृत्व उनके बारे में क्या तय करेगा, ये सब कुछ जो है ये शुरू हो गया है काम? देखिए जुनेद साहब, ये तो ह्यूमन फिनोमेना है कि जब भी इस किस्म की हलचल होती है तो स्वाभाविक बन जाता है, इस पे विचार विमर्श तो होता है। लेकिन मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की जो स्टेट की इकाई है, मुझे लगता है कि उनको इस बात की बड़ी मसरत है, बड़े खुश हैं कि हमारे परिवार में 2 और हमारे जो नेशनल कॉन्फ्रेंस से इक्कतवार लीडर जो हैं, जो नेता हैं, और जम्मू रीजन से एक पॉलिटिकल नरेटिव जो है 2019 के बाद जो नरेटिव चेंज हो रहा है, और मैं आप लोगों के इंटरव्यू देखता रहता हूँ स्टेट लाइन के, तो आप लोग भी इन चीज़ों की को हमेशा खंगालते रहते हैं। तो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के लिए और जम्मू कश्मीर की रियासत के लिए जो आज एक सोच बनी है, खसूसन तौर पर जो मेरी जनरेशन की लीडरशिप है और जो आने वाली जनरेशन, यंग जनरेशन है, मुझे लगता है कि उनकी सोच जो है उसमें परिवर्तन हुआ है 2019 के 5 अगस्त के बाद। तो मैं तो अपनी तरफ से और पार्टी की तरफ से हम इसका पूरा भरपूर इसको अंजाई भी कर रहे हैं और मुझे लगता है कि पार्टी आगे बढ़ेगी। और यहाँ पे जो हमारी प्रायोरिटी है, और खसूसन तौर पर जो माननीय मोदी जी की सरकार है और परम आदरणीय हमारे होम मिनिस्टर हैं, उनकी जो मंशा है कि यहाँ पे हम रूल ऑफ लॉ की सेंस किस तरह से परवेल कराएं और डेमोक्रेसी को किस तरह से, प्रजातंत्र को जो है वो लोगों के डोर स्टेप तक ले जाएं। तो मुझे लगता है कि जो दोनों नेता जो हैं, जिन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस से, चाहे वो देवेंद्र सिंह राणा हो, चाहे मानजोग सलाथिया जी हों, तो मुझे लगता है कि हमारे परिवार में इसका इजाफा हुआ है और हम बढ़ोतरी की तरफ हैं। जैसे आपने कहा कि परिवार में इजाफा हुआ है, लेकिन समझना चाहूँगा आपसे, आप एक बड़े नेता हैं, क्या ज़रूरत पड़ गई देवेंद्र सिंह राणा को और सुरजीत सिंह सलाथिया को दिल्ली जाना और दिल्ली में पार्टी हेडक्वार्टर पर जाकर जो है वहाँ पर पार्टी ज्वाइन करना? वो तो जम्मू में भी कर सकते थे ना। वहाँ JP नड्डा नज़र आए, ना वहाँ गृह मंत्री अमित शाह नज़र आए। तरुण चुग थे, वो जम्मू कश्मीर के इंचार्ज हैं, जम्मू कश्मीर घूम रहे होते हैं। केंद्रीय भी 7-8 मंत्री उसी समय, जिस समय ये ज्वाइनिंग हो रही थी, 7-8 मंत्री जम्मू में भी दाएं बाएं घूम रहे थे।
तो आपसे समझना चाहूँगा, क्या केंद्रीय नेतृत्व कोई मैसेज भेजना चाहता था राज्य के नेतृत्व को, या इसके पीछे कोई और बात? नहीं, इससे ये लगता है कि मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर जो पिछले 74 साल से यहाँ पे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रही है, मुझे लगता है कि आज की सरकार जो है वो संजीदगी से इन तमाम बारीकियों को जो है उनका संज्ञान ले रही है। तो उसी की एक कड़ी है जी, वो यहाँ पे ज्वाइन करते जहाँ वहाँ पे करते। हमारे वो नेशनल जनरल सेक्रेटरी हैं, आपने देखा कि राम माधव जी भी रहे हैं, और आज तरुण चुग जी भी हमारे जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी, अखिल भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री हैं और प्रभारी भी हैं यहाँ से। आपने देखा जब मैंने भी ज्वाइन किया था तो मुझे भी यहाँ के प्रभारी थे, और यहाँ का काडर और फिर यहाँ के काडर को वहाँ जाना पड़ा। हमारे जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं वो भी वहाँ पे थे, और 2 हमारे जो सीनियर नेता हैं वो भी वहाँ पे थे, और सह प्रभारी भी जो थे वो भी वहाँ पे विराजमान थे। तो मुझे लगता नहीं है कि उसमें से अब इसमें से मुझे नहीं लगता है कि कोई किंतु परंतु की बात है। लेकिन कई लोग तो ये भी कह रहे हैं कि जो हमारे यूटी का नेतृत्व है उसको पता ही नहीं था कि देवेंद्र सिंह राणा पार्टी ज्वाइन करने वाले हैं, और अचानक उनको बुलावा आ गया, दिल्ली पहुंच जाइए, यहाँ पे कोई कार्यक्रम है, आपने भी उसमें शामिल होना है, क्योंकि आप तो उपाध्यक्ष हैं, थोड़ा बहुत आपको भी जानकारी। कहते हैं ना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तो यही तो बात है, चर्चा तो होनी चाहिए। अब राजनीति की दूसरी परिभाषा क्या है जुनेद जी? यही है कि चर्चा का विषय तो होना चाहिए। अब मुझे बताइए कि यहाँ तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम को नहीं लोगों ने बख्शा था, तो ये तो हम तो पॉलिटिकल एनिमल हैं, तो ये बातें चर्चा में रहनी चाहिए। और एक आप ये तो देखते हैं कि एक यहाँ के लोगों की परसेप्शन जो है, यहाँ की नहीं देख रहा हूँ, आप कश्मीर में भी देखिएगा, वहाँ भी मैंने आपको एक संकेत दिया है, और आपसे जो हमारी कन्वर्सेशन चल रही है उसमें मैंने कहा है कि मेरी जनरेशन के जो 60 साल को टच कर गए हैं, और जो यंग जनरेशन है, कम से कम वो आज पॉलिटिकल नरेटिव हिंदुस्तान का और जम्मू कश्मीर का जो है उसको अंडरस्टैंड कर रहे हैं। कह रहे हैं कि पॉलिटिकल नैरेटिव को अंडरस्टैंड कर रहे हैं। मेरी समझ में नहीं है। सुबह मैंने अखबार पढ़ी, अखबार में सुना कि गृह मंत्री अमित शाह आने वाले हैं, उनकी एक रैली जो है वो भगवती नगर में होने जा रही है। तो मैं नाम टटोल रहा था, मैंने कहा कुछ 4-5 बड़े बड़े नाम होंगे जिनकी जो जिम्मेदारी लगाई गई होगी कि भाई आपको भी जो है वहाँ रैली में शामिल होना है, और आपको इंश्योर करना है कि बहुत बड़ी तादाद में संख्या में लोग वहाँ पर आएँ। तो उसमें ये बड़े नाम नज़र नहीं आए जिन बड़े नामों ने अपनी पार्टी ज्वाइन करी हुई है। इन्हें जिम्मेदारी देने में इतना समय क्यों लग रहा है? कि आते ही तो जिम्मेदारी दे देनी चाहिए, क्योंकि कर्मठ कार्यकर्ता हैं और इतने बड़े नेता, इतने बड़े कद के नेता हैं, और आज जो भव्य स्वागत हुआ है साफ तौर पर दर्शाता है एक नंबर उनके साथ है, तो उनको भी जिम्मेदारी दी जा सकती थी, पर कोई जिम्मेदारी नज़र नहीं आई। वजह मुझे लगता है कि 24 तारीख को जब वो कार्यक्रम होगा जेडीए की ग्राउंड में, तो वो आपको नज़र आ जाएगा कि सब लोगों की पार्टिसिपेशन होगी। और पहली बार ये जो 370 और 35A की एब्रोकेशन के पास बाद हमारे गृह मंत्री जी जहां आ रहे हैं, और मुझे लगता है कि उसमें भव्य स्वागत भी होगा, और हज़ारों की संख्या में लोग जो हैं वो वहाँ पे विराजमान होंगे, और गृह मंत्री जी उनको एड्रेस करेंगे। तो उस दिन मुझे लगता है कि ये आपका सवाल जायज़ होगा कि कौन कौन लोग कहाँ हैं, किन लोगों की पार्टिसिपेशन है। अभी तो इट इज़ प्रीमेच्योर टू से एनीथिंग, और मुझे लगता है कि उस पर पार्टी जो है वो अब आप रोज़ देखेंगे कि इन चीज़ों पर विचार होगा, विमर्श होगा, किस किस को क्या कार्य दिया गया है। तो वो एक संगठन का काम है, वो उस तरीके से काम करेंगे। अब एक सीधा सवाल पूछूं, भावी मुख्यमंत्रियों के जब नाम आते हैं कि भाई आने वाले कल में जब मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी से अगर बनाना हो तो कौन नाम है, तो एक नाम आता है श्यामलाल शर्मा, एक नाम आता है रविंदर रैना, एक नाम आता है डॉक्टर जितेंद्र सिंह, और अब एक नाम जुड़ गया है देवेंद्र सिंह राणा। क्या आप भी मानते हैं कि इस तरह का जो विचार है वो पार्टी के अंदर है कि भाई पहले तो 3 ही मुख्यमंत्री के चेहरे थे, अब चौथा मुख्यमंत्री का चेहरा आया है, और जैसे खुद आपने कहा कि जहाँ तक देवेंद्र सिंह राणा का ताल्लुक है कि बड़े खुशमिजाज आदमी हैं और पीपल फ्रेंडली हैं, बड़े बेबाक हैं, और शायद वाहिद एक ऐसे नेता हैं जिन्हें पार्टी छोड़ने के बाद भी अभी तक बैड प्रेस नहीं मिली है। प्रेस ने कोई भी पत्रकार इंक्लूडिंग मी उन्हें लेकर कोई ऐसी बात नहीं कर रहा जिसको आप ये कहें कि यार ये तो ज़रा ज़्यादती हो गई। तो आपसे समझना चाहूँगा कि क्या ये विचार पार्टी के अंदर आ गया है कि भावी मुख्यमंत्री का एक चेहरा जो है एक और ऐड हुआ? मुझे लगता है कि इसकी भी खुशी होनी चाहिए, खासकर जम्मू प्रांत के लोगों को। यहाँ कहते थे कि डेथ ऑफ लीडरशिप है, तो आज आप देखिएगा कि कितने नामों को गिना जा रहा है। लेकिन किसी भी नेशनल पार्टी में और ख़ासकर भारतीय जनता पार्टी में
अपने आप को कोई आदमी ये नहीं कह सकता कि मैं चीफ मिनिस्टर का कैंडिडेट हूँ। ये प्रेरोगेटिव जो है वो सेंट्रल लीडरशिप। आपने तो कहा नहीं, ये तो हम कह रहे हैं। नहीं, मैं वैसे कह रहा हूँ ना कि मैं जो यहाँ की प्रक्रिया है जिस तरह से यहाँ पे होता है, और कहीं भी हो तो वो पहले तो हमारे विधायक जो हैं वो विधायक दल का लीडर चुनेंगे, और उसके बाद फाइनल जो है उसको पार्लियामेंट बोर्ड जो है उस पर मोहर लगाएगा, तो वो चीफ मिनिस्टर। लेकिन मुझे ये बात मैं आज कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का चीफ मिनिस्टर ज़रूर होगा, जम्मू कश्मीर में ज़रूर होगा। जिस किस्म के समीकरण बन रहे हैं और जिस तरह से सीरियसनेस है पार्टी की हाईकमांड और यहाँ का कार्यकर्ता जो है, आपने देखा कि ये बातें किंतु परंतु होती है जिनकी कुछ लोग तो क्रिटिसिज्म भी, हेल्दी क्रिटिसिज्म होना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ के लोगों में जो उत्साह है, और अभी आगे देखें आप क्या होता है, लेट अस होप कि क्या क्या होता है। मैंने जिस तरह कहा कि जम्मू कश्मीर का पॉलिटिकल नैरेटिव बिल्कुल तब्दील हो चुका है, और कश्मीर में क्या हो रहा है, जम्मू में क्या हो रहा है और हिंदुस्तान में क्या हो रहा है, यहाँ बहुत खून बहा है। इमोशनल ब्लैकमेलिंग की पॉलिटिक्स यहाँ पे हुई है। 70 साल नॉन इशू को इशू बनाकर यहाँ पे लाइव रखा है, और आज मेरी रियासत को हम टोटली डिपेंडेंट हैं। यहाँ का रेवेन्यू सीट देखिए और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर देखिएगा, वो कहीं ना कहीं, क्योंकि मेरी और आपकी एसोसिएशन रही है एज ए मंत्री भी, एज ए विधायक भी, तो मुझे लगता है कि सब्जेक्ट की जानकारी रखने वाले, आप चाहे वो कार्यकर्ता हो, चाहे नेता बने, चाहे विधायक बने, या एमपी बने, तो कम से कम रियासत को और सिस्टम को कुछ कंट्रीब्यूट हम करें। इतनी पोटेंशियल थी मेरी रियासत में, लेकिन आज मुझे दूसरे की बातें सुनने पड़ती हैं। जो दूसरी स्टेट के हमारे लोग हैं वो हमें एजुकेट करते हैं कि आप लोगों ने 70 साल में क्या किया। भाई 70 साल में जम्मू कश्मीर के लोगों को 5 जंगों से गुजरना पड़ा, और फिर जो प्रॉक्सी वॉर जहां पे 32 साल से है, इतने नालायक नहीं हैं हम। मैं उनको भी ये मैसेज देना चाहता हूं, लेकिन सिचुएशन और यहाँ की जो कंडीशन थी और जो पॉलिटिकल बैंक्रप्सी थी, यहाँ की चुन के विधायक आते थे, एमपी आते थे, बाकी लोग आते थे, मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं, लेकिन कंट्रीब्यूट कुछ नहीं होता था, क्योंकि यहाँ के हालात, सेल्फ रूल, ऑटोनॉमी, पता नहीं क्या क्या था, और पावर टू द पीपल, ग्रास रूट लेवल के इंस्टीट्यूशन जो थे, पंचायत मेंबर को हमने और आज तक ग्राम सभा को एम्पावर नहीं किया, जो 1948 में महात्मा गांधी जी ने कहा था। तो कम से कम मुझे खुशी होती है जुनेद जी के जो 10-12 साल एक्टिव पॉलिटिक्स करनी है। आपने देखा है कि मैंने आज से 12 साल पहले ये बात कही थी कि अगर कश्मीर वालों ने सुधरना नहीं है या यहाँ की राष्ट्रवादिता को अपनाना नहीं है तो हम उनके साथ नहीं रह सकते, और एक बड़े पब्लिक रैली में कहा था, और वहाँ पे पूरी लीडरशिप थी मेरी। और आपने हिंदू चीफ मिनिस्टर की बात भी आपने छेड़ी थी। ये सत्य, मैं ट्रू सेंस में सेकुलर हूं ना। मैंने कहा कि 2% में AR अंतुल्य जो है वो बन सकता है महाराष्ट्र में, गनी खान चौधरी जो है वो वहाँ वेस्ट बंगाल में बन सकता है, राजस्थान में 1.5% वाला बन सकता है। और फिर जब हम, ये सूडो सेकुलरिज्म था कांग्रेस में, और आपको पता है मेरी एक्सप्लेनेशन कॉल निकाली थी और उन्हीं 2 बड़े लीडरों ने निकाली थी। तो ये एक माइंडसेट था यहाँ का, उसके साथ आपने लड़ाई लड़ी। और मुझे आज खुशी है कि जब मैंने वो कहा था तो उस समय आप जैसे चंद लोग जो ये सोच रखते थे कि इसने ठीक कहा है, उस समय तो मेरे कुछ जो करीबी लोग थे वो भी मेरा साथ छोड़ गए थे। और आज मुझे खुशी होती है कम से कम, चाहे वो दूसरे पार्टी के लोग हैं या और कोई लोग हैं, और जम्मू के लोग उस नैरेटिव को जो है वो अप्रिशिएट कर रहे हैं और उस राह पे चल पड़े हैं। श्याम जी, आपसे एक चीज़ और समझना चाहूँगा। श्यामलाल शर्मा जब कांग्रेस में थे तो कांग्रेस में सीनियर वाइस प्रेसिडेंट थे और पूरे जम्मू कश्मीर में घूमते थे, जम्मू में भी, जम्मू संभाग में भी पूरे घूमते थे। समझ में नहीं आ रहा कि भारतीय जनता पार्टी को आपके अंदर ऐसा क्या नज़र आया कि आपको कहा कि जाकर आप गांव देहात का पर नज़र रखिए, शहर की तरफ आपने नहीं आना, सांबा कठुआ ज़िला इधर आप इस तरफ आपने नहीं आना। क्या इधर भी पार्टी में लोगों को आपसे डर है कि कहीं श्यामलाल को शहर में ज़्यादा रख दिया तो कोई कहानी उल्टी ना पड़ जाए? नहीं, मुझे लगता है यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क है, वहाँ डेथ थी। यहाँ ऐसा क्या उनमें आप में उनको नजर आया कि आप देहात वाली साइड रखिए, अब शहर वाली साइड आपने आना नहीं? मैंने आपको ये भी आप देखिए कि मैं मंत्री बना तो शहर से रूरल की तरफ चला गया, तो ये मेरा प्रकृति के साथ भी प्रेम है।
कि मैं उसके साथ रहना चाहता हूं। मैं इससे पहले रजौरी नौशहरा का प्रभारी था, अब जम्मू रूरल का प्रभारी हूं। और जो शहर आएंगे? शहर तो रोज़ आता हूं, शहर तो मैं रोज़ आता हूं। राजनीतिक तौर पे शहर कब आएंगे? मुझे लगता है मैं रोज़ रहता हूं शहर में। ये तो नहीं कि आपने अपना घर शहर से बाहर बना लिया है, घर बनाने की जरूरत है यहाँ के गांधीनगर में। देखिए, जो बात आप कह रहे हैं, मुझे लगता है कि जहाँ एक बड़ी ये डिसिप्लिन अनुशासित पार्टी है और यहाँ पे जिसको जो काम दिया जाता है उसको अपने कार्य को जो है वो ईमानदारी से उसका निर्वाह करना चाहिए और अपने आप को कभी भी लीडर नहीं मानना चाहिए, कार्यकर्ता मान के। और मैं तो कांग्रेस में भी कार्यकर्ता ही मानता था और यहाँ भी कार्यकर्ता हूँ। तो मुझे खुशी है, दो बातों की बड़ी खुशी है। एक तो इनकी कथनी और करनी में फ़र्क नहीं है। जो कांग्रेस में मेरी लड़ाई रहती थी, हालांकि मैं कांग्रेस पार्टी को बुरा नहीं कहता हूँ, उनका भी 135 साल का इतिहास है और ना मैं उसको क्रिटिसाइज करता हूँ, फंक्शनिंग पे हो सकता है। और 1986 के बाद जो वहाँ की लीडरशिप की उनको ग्रिल कर लिया और एक शेल में बंद कर दिया और हिंदुस्तान को उनको अंडरस्टैंड नहीं करने दिया। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के जो 70 साल का उनका एजेंडा था, जो संकल्प था, आज 5 केंद्र बिंदु थे, एक रह गया है, 4 उन्होंने जो है वो एड्रेस कर दिए हैं और बड़े शांति से किए हैं। ये आप देखते थे 2019 में, क्योंकि उस समय हम लोग भी करीबी से देख रहे थे कि मेरा अक्सर जब मैं ज्वाइन किया और उसके बाद कुछ मुझे कार्यक्षेत्र कश्मीर का दिया ऐसे ही घूमने फिरने के लिए, तो वो लगता था कि पता नहीं यहाँ पे क्या हो जाएगा। तो आप देखो कि किस तरह से वहाँ के लोगों ने एक्सेप्ट भी किया। ये नहीं है कि वहाँ 5% शरारती लोग हैं, आप भी जानते हैं। दे आर ब्यूरोक्रेट, दे आर टेक्नोक्रेट एंड वही पॉलिटिशियन है। और एक और जो चौथा आप बोलते हैं, उनकी भी सोच वही है। आज वो एक साइकी डेवलप हो गई है ना। तो हम सोचते थे कि पता नहीं यहाँ कितना खून बहेगा, ब्लड शेड होगा, तो आप देखें कि कुछ नहीं हुआ। अब 2 साल से बड़े अरमान से चल रहे हैं। ये जब एक बार मिलिटेंसी यहाँ पे आ जाती है तो वो कहीं ना कहीं इस तरीके से गन कल्चर को जाते जाते समय लगता है। अगर 70 साल और 32 साल लगे मिलिटेंसी को इस पीक पे जाते, तो आस्ता आस्ता, तो मैं अभी भी पिछले दिनों कश्मीर गया था तो मुझे खुशी हुई। एक 25 और 30% लोग, और आप लोग भी थे, मैं पलवी जी को भी देख रहा था, आप तो लद्दाख तक थे। मैं आपको फॉलो करता रहता हूँ, आपसे मुलाकात हो या ना हो, तो मेरी आदत रहती है कि मैं फुली अवेयर रहता हूँ। और पॉलिटिकल आदमी जो है वो वेल इन्फॉर्म चाहिए, क्या कहाँ हो रहा है। तो आपने भी देखा होगा, पता नहीं, आप मुझसे डिफर भी कर सकते हैं और होना भी चाहिए। मैंने 30 से 35% लोग देखे हैं जो ओपनली ये कहते हैं कि ये 370 अच्छा हुआ, दफा हुई, और 30 से 35% साइलेंट रहते हैं। और जो साइलेंट है, मैं सोचता हूं कि वो भी हमारे साथ सेम पेज पे हैं। सिर्फ 30% है जिनका विचार अभी दूसरी तरफ है। नहीं, वो भी हो जाएगा। यहाँ पर एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि आम आदमी ये कह रहा है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का शासन है। लोग कह रहे हैं कि शासन तो बहुत बढ़िया है, लेकिन ये लोकल अफसर कहाँ हैं। वो ये कह रहे हैं कि भैया हालात तो यहाँ तक पहुँच चुके हैं कि हम दफ्तर जाते हैं, हमें पता ही, सिविल सचिवालय में पता ही नहीं चलता ये बैठा कौन है अंदर, और बात भी नहीं सुनी जा रही। और उसके बाद वो ये भी कहते हैं कि हम बीजेपी के नेताओं के पास भी जाते हैं, हम बीजेपी के हेडक्वार्टर पर भी जाते हैं, फ़ोन भी होते हैं वहाँ से, सब कुछ होता है, लेकिन सुनवाई कहीं नहीं हो रही। तो आपसे समझना चाहूँगा कि 370 हटा, जम्मू संभाग ने और कश्मीर संभाग में भी बड़ी मात्रा में लोगों ने समर्थन दिया, और बाकी सभी परिवर्तनों के लिए भी लोगों का समर्थन जो है वो केंद्र सरकार के साथ रहा। क्या उसका ये मतलब है कि अब सारे जितने राइट्स जम्मू कश्मीर के लोगों के अपने हैं वो सबलेट कर देने हैं और उस पर कोई बात नहीं करनी? कोई भी बात कहोगे तो ये देश विरोधी हो गया, ये राष्ट्र विरोधी हो गया। आपसे समझना चाहूँगा, क्या आप भी ये महसूस करते हैं कि बाबूशाही जो है वो बहुत बुरी तरीके से जम्मू कश्मीर में हावी है? क्या महसूस करते हैं आप? देखिए, बाबूशाही तो डेमोक्रेसी में मुझे लगता है कि हमेशा हावी आपके कार्यकाल में तो है। मैं एक बताता हूँ, इस समय यहाँ इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं है। आपने देखा हुआ है कि हमारे कुछ साथी थे, जब वो बड़े बड़े पदों पे थे तो बाबूशाही तो उस समय भी चलती थी। तो इसीलिए एक सेट फ्रेमवर्क बना हुआ है। बिजनेस कंडक्ट रूल जो है वो बड़ा क्रिटिकल और स्पेसिफिक है। सुनते हैं अफसर?
आज सुनना मुझे नहीं लगता हमारे इख्तियारात हैं और ज़्यादा इंटरफेरेंस भी हम नहीं करते हैं, थोड़ा हम डिग्निफाइड तरीके से राजनीति करते हैं। लोग तो आपको ओपीडी में सुबह आकर दुखी करते हैं। नहीं, मुझे लगता है कि सुनते हैं। ये इट्स डिपेंड, व्हेन यू आर इन द पावर टू यू ट्राई टू मेक यूर सोशल कंटेक्ट, इट पेज। तो कहीं ना कहीं हमसे भी कोई गलती हुई होगी, लेकिन इस समय जो आप कह रहे हैं, मैं ओपनली इस चीज़ को एडमिट करूंगा। ये मेरा इंडिविजुअल बयान लेके चलें कि इस समय थोड़ा जो बाबूशाही है, बहुत हाई हेडेडनेस हो गए हैं। वो ये सोचते हैं कि यहाँ पता नहीं डेमोक्रेटिक प्रोसेस जो है वो और अभी डिले होगा, लेकिन होने वाला नहीं है। मुझे लगता है कि जो आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि 15 अगस्त 2022 से पहले जो है वो चुनाव यहाँ पे होंगे और लोगों की चुनी हुई सरकार होगी। चाहे वो हमारे यहाँ 3 टियर सिस्टम भी है, दे आर नॉट, आज की फंक्शनिंग से वो भी लोग खुश नहीं हैं, क्योंकि कभी भी ये एक आपको बताएंगे, ये ऐसी विडंबना है कि कोई भी आदमी अपनी अथॉरिटी शेयर नहीं करना चाहता किसी के साथ। हालांकि जो अथॉरिटी शेयर करता है वो एंजॉय करता है पावर को। आपने देखा कि मेरे समय में, मेरी मिनिस्ट्री में डिस्ट्रिक्ट अफसर तक जो है वो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ट्रांसफर करता था। आज आप लोग ने सारी पावरें सेंट्रलाइज कर ली हैं और एक एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी जिसने टोपोग्राफी, क्लाइमेट कंडीशन और एरिया का पता ही नहीं है कि कहाँ से वो किस तरह से फैसला करेगा, और उसको पब्लिक के साथ क्या इंटरेस्ट है, क्योंकि वो सोचता है मैंने यूपीएससी क्लियर कर ली और फिर उसके बाद मैंने अपनी जो है वो कब मेरी प्रमोशन होनी है, मॉनेटरी बेनिफिट कब होना है, तो वो ऑल सेट। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा, मुझे लगता है आप सुखद अनुभव, मतलब आप थोड़ा सा अपने आप को महसूस करते होंगे कि यार ठीक है हालात कि विपक्ष में कोई है नहीं, क्योंकि अगर इस समय विपक्ष में कोई मजबूत पार्टी होती या मजबूत नेता होते तो वो आपका जीना हराम कर देते। क्योंकि हालात जो हैं इस समय कि आप म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में इंटरवीन करने की कोशिश करते हैं, वो बात नहीं सुनते। आप हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में जाते हैं, कोई इंटरवीन करने की कोशिश करते हैं, लोगों के मसले सुनाते हैं, वो लोगों का मसला सुनने के लिए भी तैयार नहीं, और विपक्ष नदारद है। तो क्या इसको मानते हैं आप कि इस समय किस्मत आपकी अच्छी है कि विपक्ष नहीं है? आज अगर विपक्ष में श्यामलाल शर्मा होता, आज अगर विपक्ष में ये सारे और भी बड़े सारे दिग्गज नेता होते, तो स्थिति आपको नहीं लगता कि बिल्कुल अलग होती? मुझे लगता है कि ये बहुत ही लोज इशू आज की एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो दे रही है, और यूनिलैटरल डिसीजन ले रही है जो डेमोक्रेसी में कहीं भी उसकी जगह नहीं है। इन्होंने तो फ्लड गेट खोल दिए हैं, वहाँ विंडो की भी कोई गुंजाइश नहीं होती डेमोक्रेसी में। यूनिलैटरल डिसीजन जहाँ, चलो ठीक है पॉलिटिकल पार्टियों को ऑन बोर्ड नहीं लो, आप कोई ऐसे फैसले लेते हैं तो यहाँ का चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, बार एसोसिएशन है, आपको पता है ये 2 हमारे बड़े प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन है, वो किसी पॉलिटिकल पार्टी से एफिलेटेड नहीं है। अगर आज आप उनको इग्नोर करोगे, आपने 3 टियर सिस्टम जहाँ पे बड़ी मुश्किल के बाद 1989 में 73 और 74 अमेंडमेंट हुई, तो मुझे लगता है कि बहुत से गैप छोड़ रहे हैं, चाहे तो नादानी है, चाहे डेलिब्रेट अटेम्प्ट है, चाहे इनकी अकाउंटेबिलिटी नहीं है। ठीक है ना, सिस्टम थोड़ा थिन है, थिन इस तरह से कि 4 एडवाइज़र थे, अब उसमें से 2 रह गए हैं, 2 में से एक जो है वो विजिबल ही नहीं है। एक आप देखते होंगे वो पुलिस के कोई रिटायर्ड ऑफिसर हैं। जब मुझे यहाँ हेल्थ विभाग का लाइजनिंग के लिए दिया था, और मैं आज भी आपके माध्यम से कहता हूँ जुनेद भाई कि मीडिया को वहाँ से रिस्ट्रिक्ट कर देना मेडिकल कॉलेज से, जहाँ ऐसे पब्लिक यहाँ यूटिलिटी के एरियाज़ हैं, ये कोई किसी हेल्दी डेमोक्रेसी की अच्छी साइन नहीं है। और मैंने तो अपनी वो 15 पॉइंट गवर्नर साहब को लिख के भेजे थे कि अगर कोई वहाँ पे लोगों का चुना हुआ नुमाइंदा होता, एमएलए होता, मिनिस्टर होता, तो उसको मॉरली ग्राउंड पे जहाँ लोगों ने मजबूर कर देना था, इमीडिएटली उसको रिजाइन करना था। एक्सेस यहाँ पे कैजुअलिटी हुई है, मोर्टेलिटी रेट जो है वो कश्मीर से 3 गुना ज़्यादा हुआ है। तो क्या कारण था उसका कि बेसिक जो उसमें वाइटल कंपोनेंट था ऑक्सीजन का, वही अवेलेबल नहीं था। वो अभी भी अवेलेबल, तो मैं वही कह रहा हूँ ना, तो वो कहीं आपने देखा एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी थे वो कहीं नजर नहीं, और एडवाइजर साहब तो कहीं नजर ही नहीं आए। लेकिन श्याम जी ऐसा लग रहा है कि दुखी आप भी? मैं दुखी पब्लिक की वजह से हूँ। आपको मेरी फंक्शनिंग को देखा हुआ है, मैं पब्लिक, और मैं ये इन राइटिंग में लाता हूँ, और ये जाते हैं, लेकिन मुझे कभी जो खतो खताबत होती है उसका एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलती है।
किसी को मन में ये ख्याल आता कि यार जल्दी जल्दी कांग्रेस की सरकार बना दो, विपक्ष में ही होते तो ईंट से ईंट बजा देते, क्योंकि बीजेपी जब विपक्ष में रही है तो ईंट से ईंट बजाया करती थी और सत्ताधारी दल को तो चैन से कभी बीजेपी ने बैठने नहीं दिया। ये इतिहास है बीजेपी का। कभी मन में आता है कि बना दो किसी की सरकार और हमें विपक्ष में खड़ा कर दो ताकि लोगों के कम से कम मसले तो हल। जब से मैं पॉलिटिक्स में आया हूं तो मैं पक्ष में ही रहा हूं। अगर जब मैं आया तो तब भी अपनी ही सरकार बनाई थी, दूसरी बार भी अपनी ही बनाई थी, और तीसरी बार तो बिल्कुल एक्सक्लूसिवली अपनी बनानी है। वहाँ कोई मुझे अब किंतु परंतु, क्योंकि पॉलिटिशियन वो है, कार्यकर्ता वो है, वो दीवार के पीछे वाला भी पढ़ ले। मोस्टली जो हमारे राजनेता हैं वो दीवार पे सामने लिखा हुआ भी नहीं पढ़ते हैं, कभी कभी वो उसको भी स्किप करते हैं। लेकिन मैं ये देख रहा हूँ, इसलिए सरकार तो हमारी ही बनेगी, लेकिन इस समय जो लोगों की प्रॉब्लम्स हैं, बाबू को नहीं पता कि कल आपकी सरकार बननी। मुझे लगता है कि अभी वो यही सोचते हैं कि ये दिल्ली से ही हमारा सारा कुछ चलना है। तो कम से कम कुछ लोग हैं जिनका ये विजन है, जो लोग कुछ लोगों की कंसिडरेशन कुछ और है। गवर्नर साहब अकेले हैं, लेकिन मुझे लगता है कि वो जो एरिया है कहीं उनको भी मुझे लगता है कि मिसलेड किया जाता है, मिसलीड किया जाता है। और मैं इन चीज़ों को पॉइंट टू पॉइंट उनको इन्फॉर्म भी करता हूँ। ये नहीं है कि मिलके ही होता है, इन राइटिंग में जाता है, पता नहीं वो उसका संज्ञान लेते हैं या नहीं लेते हैं। और मैंने क्वेश्चन मार्क किया होता है कि यहाँ आपको ये मिसलीड किया है इन्होंने, और ये कहीं ना कहीं इंटेलेक्चुअली तो हम भी अकाउंटेबल हैं, बिकॉज होम मिनिस्ट्री के जेरे ताबिया है यहाँ की यूटी इस समय डायरेक्टली, तो हम उसके पार्ट एंड पार्सल हैं। तो मैं तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को शिरक कर नहीं सकता, लेकिन रिकॉर्ड तो हम अपना स्टेट रखते हैं। यहाँ आप देखिएगा कि अगर उस तरीके से हो, छोटी छोटी चीज़ों के लिए लोगों को जो है वो पोस्ट टू पिलर घूमना पड़ रहा है। हालांकि 3 टियर सिस्टम में 80% तक जो लोगों को है वो डोर स्टेप पे मिलना चाहिए, लेकिन उनको भी घुमा रहे हैं। वीडियो नहीं मानता, फिर वीडियो के नीचे सेक्रेटरी होता है। जो सरपंच का सेक्रेटरी है, ही इज मोर देन सरपंच। जो बीडीसी चेयरमैन का सेक्रेटरी है, ही इज बीडीओ, ही इज मोर देन चेयरमैन। और डीडीसी जो वाला है वो कहता है मेरा प्रोटोकॉल चीफ सेक्रेटरी का है। एंड यू वोंट बिलीव कि जब वो कहीं, मैं सीधी बात बोलता हूं, इससे क्या है कि इंस्टीट्यूशन की अथॉरिटी खत्म हो रही है। ये कहीं ना कहीं एक डेमोक्रेसी के लिए एक बहुत बड़ा जोल्ट होता है। मैं परसों पूछ रहा था अपने डीडीसी के लोगों से, मैंने कहा भाई आपका पब्लिक दरबार था भलवाल में, तो कौन कौन लोग आए थे? आपने तमाम डिपार्टमेंट के लोग थे। जब आप दरबार रखते हैं, हमने देखा है दरबार एज ए लेजिस्लेटर भी किया हुआ है, डिप्टी कमिश्नर वहां पे होता था। तो मैंने कहा आप लोग तो इलेक्टेड हैं, तो वो क्या है? तो कहते हैं जी रेंज अफसर भी नहीं आया था, फलाना जेई भी नहीं आया था। तो मैंने कहा करते क्यों हो फिर? मैंने कहा कुछ नहीं करो, भारतीय जनता पार्टी दरियां गाड़ियों में रखो, मैं आपको बताऊंगा कैसे होता है। वहां जाके एजिटेशन करेंगे, बैठेंगे राम के डिबकाम के दफ्तर, डीसी के दफ्तर, वहां बैठेंगे, पूछेंगे हमें क्या है, तो बोलेंगे ये आपका डीडीसी मेंबर जो है इसका प्रोटोकॉल है डिप्टी कमिश्नर का। तो प्रोटोकॉल को करना क्या है? हमारे कुछ मंत्री होते थे, वो बोलते थे हमारी डिप्टी सेक्रेटरी नहीं मानता, तो प्रोटोकॉल जो था मोर देन कहां होता था उस समय कैबिनेट मिनिस्टर का। तो अगर ये है तो हमें असाई नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है कि हम अपना रोल जो है आप देखेंगे कि उसको बाखूबी से अपने कार्य का निर्वाह ईमानदारी से करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष और पूर्व मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता श्यामलाल शर्मा। बेबाकी के साथ बात करते हैं, और बेबाकी के साथ एक बात ये की है कि डीडीसी का इंस्टीट्यूशन काम कर रहा है, लेकिन जो उम्मीदें और जो तवक्काएं आम आदमी ने डीडीसी के इंस्टीट्यूशन से रखी हैं वो पूरी नहीं हो रही हैं। दूसरी बात ये भी कह रहे हैं कि शायद बाबू लोगों को ये लग रहा है कि जम्मू कश्मीर में कभी एक लोकतांत्रिक सरकार बनेगी ही नहीं। मगर इन्होंने कहा है कि लोकतांत्रिक सरकार बनेगी भी, चलेगी भी, और जब लोकतांत्रिक सरकार बनेगी तो ये जितने सारे मसले आम लोगों के हैं ये सभी मसले हल हो जाएंगे। और अंत में ये कहा कि इतिहास साक्षी रहेगा इस बात का कि जम्मू कश्मीर की लगभग 74 साल के जम्मू कश्मीर के 74 साल के इतिहास में पहली बार
मुख्यमंत्री बनेगा जम्मू संभाग से बनेगा और किस समुदाय से बनेगा मुझे बताने की जरूरत नहीं है। साफ तौर पे कह दिया है श्याम जी ने कि पक्का मुख्यमंत्री जो है इस बार जम्मू संभाग से ही बनने वाला है।